हाँ जी नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया। चलो अपने चल रहा था अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे और अपन उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताई थी तो वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया था, जो हमारा ताप संवेदी केंद्र या हेडमास्टर सभी ग्रंथियों का है, मास्टर ऑफ ग्रंथियों का। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का भी है, सभी का है। तो अब अपन बात करेंगे, जैसे सबसे पहली जो ग्रंथि है जो सभी ग्रंथियों की बॉस है ना, तो बात करते हैं किसकी बताइएगा? पीयूष ग्रंथि की। किसकी बात करें साहब? पीयूष ग्रंथि की, है ना। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं बताओ? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि बोल देते हैं। चलो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? आ जा रहे भाई, देखो पहला पॉइंट, ठीक है, सेकंड सबसे, या ऐसे लिख दूं, दूसरी लिख दूं, चलेगा? काय को रूठ रहा है मार्कर? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि जो कि लगभग 0.5 ग्राम की होती है। ठीक है, अब फर्स्ट कौन सी होती है तो वो भी अपन देखेंगे। ये कौन सी है? पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथि जो होती है वो होती है फर्स्ट। ये कैसे रंग की होती है वो भी याद रखना है, गुलाबी रंग की, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के क्या होती है? समान होती है। इसकी बात अपन करें तो सभी ग्रंथियों का क्या है ये बताओ? बॉस। तो इसको मास्टर ऑफ ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ क्या बोलते हैं बताओ? ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ ग्लैंड्स या मास्टर ऑफ ग्रंथि भी कहते हैं, भी कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं बताओ? पीयूष ग्रंथि की। अब इसकी क्या स्थिति है वो भी अपन देखेंगे कि यह मस्तिष्क के पास पाई जाती है। कपाल के बाद एक स्फिनोइड अस्थि होती है, उसकी सेलाटर्सी का एक गुहा होती है, उसके अंदर ये लगी रहती है और हाइपोथैलेमस से इन्फेंडिबुलम नामक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है। तो वो बातें भी अपन लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि को किस नाम से भी जानते हैं बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है तो अपन यहीं लिख देते हैं। सबसे छोटी कौन सी है फिर बताओ? सबसे छोटी तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सी है बताओ? पीनियल ग्रंथि। कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, और इसके बारे में ये भी ध्यान रखना 0.15 ग्राम के आसपास। कितनी होती है बताओ? 0.15 ग्राम के आसपास होती है। तो ये पॉइंट भी यहीं याद हो जाना चाहिए आपको कि सबसे छोटी कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। और दूसरी सबसे छोटी कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, है ना। तो ये पॉइंट, मटर के दाने के समान होती है, सबकी बॉस है, मास्टर ऑफ ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। अब ये थियोरेटिकल पार्ट है, यहाँ हर पॉइंट आपको याद रखना ही है, तो इसमें ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। आप 2-5 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको याद होंगी ज़रूर, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो साहब फटाफट से।
देखो, 2 पॉइंट और कौन कौन से याद रखने हैं आपको, कि जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि इनफंडिबुलम से हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है साहब, से जुड़ी रहती है, ठीक है। दूसरी बात, कपाल के स्फीनोइड अस्थि, स्फीनोइड अस्थि की सेला टर्सिका, नाम याद रखना है ये, सेला टर्सिका, गुहा में स्थित होती है, गुहा में स्थित होती है। अब देखो, अब अपन बात करें कि आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि सर ने हमें इसका डायग्राम नहीं बताया, तो डायग्राम मैं आपको अभी बताऊंगा जब आप पूरी पढ़ लो। पहले देखो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ से स्टार्ट होंगी, मान के चलो पूरे शरीर में अपन बात करें तो पूरे शरीर तक चलेंगी, तो अभी अपन यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है ना। जैसे ही इस ग्रंथि को पढ़ेंगे, क्योंकि इनका डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है, केवल कंडीशन इतना पता चलती है कि भाई यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि भी इधर ही है। अब फिर अपन बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, पैराथायराइड ग्रंथि भी यही है, थाइमस की इधर बात करें, ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पे होती है वृक्कों के ऊपर। तो अपन को डायग्राम से बहुत ज़्यादा स्पष्ट, केवल इनकी जो कंडीशन है वो होती है, इनका स्पष्ट डायग्राम नहीं है। फिर भी अपन इनको पढ़ेंगे तो जैसे ही ये इसके बारे में जो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको मैं बता दूंगा पूरा, है ना, कैसे क्या होता है। पहले आप समझिएगा। देखो, जब पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो जैसे मान के चलो ये इस तरीके की मान लेते हैं अपन इसको, पीयूष ग्रंथि को ऐसे मान लिया अपन ने, ठीक है। और इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, इस पीयूष ग्रंथि के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 2। कितने होते हैं बताओ? 2। अब 2 जो पार्ट होते हैं, दोनों का नाम अपन को पता है कि एक का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस होता है और एक का होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जैसे एक भाग कौन सा हो गया बताओ? एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ठीक है। और दूसरा जो भाग हो गया वो हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए इस पीयूष ग्रंथि के? 2। आपको डायग्राम में केवल ये ध्यान रखना है कि इसके कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा कौन सा होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। वापस सुनो, एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको? 2, है ना। कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 2। कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक का नाम क्या है बताओ? एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरे का नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक तरफ एडिनो है और एक तरफ क्या है? न्यूरो है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन्स अलग होंगे और न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन क्या होंगे? अलग होंगे। तो इनको अपन पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। जैसे अपन बात करें, ये जो
पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर मैं बात करता हूँ। ले लिया? देखो आप, जैसे ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, तो इसका जो भाग है कौन सा बताओ? एडेनो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस। और इधर कौन सा भाग है बताओ? न्यूरो हाइपोफाइसिस। है ना? अब देखो, याद आपको कैसे रखने हैं। पहले तो आपको अगर पीयूष ग्रंथि आपको याद हो गई तो ये मान के चलो सभी ग्रंथियों को आप आराम से याद कर लोगे, क्योंकि इसके हार्मोन्स के नाम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, याद नहीं रहते। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो भाग है एडेनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसके याद नहीं करने हैं शुरू में आपको। यहाँ पे आपको किसके याद करने हैं बताओ? न्यूरो हाइपोफाइसिस के। किसके याद करने हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस के। क्यों याद करने हैं? कि देखो इसके आपको दो ही हार्मोन याद करने हैं। एक तो कौन सा है बताओ? ऑक्सीटोसिन। कौन सा है बताओ? ऑक्सीटोसिन। क्योंकि जब ऐसे याद नहीं होंगे तो ऐसे तो हो ही जाएंगे। ऑक्सीटोसिन के अलावा दूसरा कौन सा है बताओ? वेसोप्रेसिन, है ना। अब इसी को अपन एडीएच बोल देंगे ना, इनकी अभी अपन बात करेंगे। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के पहले तो याद करो कितने हैं बताओ? दो। एक का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, माँ की ममता के लिए, ठीक है, दुग्ध। वेसोप्रेसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन जो बच्चे के जन्म में सहायता करता है। तो ये पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ये पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलते हैं बताओ? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। किससे निकलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। किससे निकलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। अब बात आती है कि साहब इधर एडेनो हाइपोफाइसिस की तरफ, तो टोटल ग्रंथि की अपन बात करें तो इससे मतलब 13 प्रकार के वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। तो इधर के जो एग्जाम्पल देखें, जैसे जीएच, क्या नाम है? जीएच। इसी का नाम क्या होता है? एसटीएच। जीएच का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हो गया, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें टीएसएच, तो इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ऐसे ही आपका कौन सा होता है बताओ? एमएसएच होता है, मेलेनोसाइट हार्मोन। इसको भी ध्यान रखना है आपको। और अपन बात करें एक कौन सा होता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और क्या बोल देंगे बताओ? एलटीएच है। एक कौन सा है बताओ? एसीटीएच है। तो ये जो हार्मोन है इनके बारे में आपको इनके नाम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे याद होंगे। पर ये जो फाइनल है, आपसे अगर इस तरीके से पूछता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के एडेनो हाइपोफाइसिस से निकलता है, तो वो प्रश्न इन दो से हो जाएगा सॉल्व। क्योंकि अगर न्यूरो की बात करेगा तो दो आएंगे। कौन कौन से बताओ? ऑक्सीटोसिन और कौन सा आएगा? वेसोप्रेसिन। बाकी जो बचेंगे वो किधर फेंक देने हैं? उस साइड में। तो ये एक तरीका हो जाएगा इनको अपन को याद करने का कि भाई ये जो एसटीएच है, जीएच है, टीएसएच है, ये किधर जा रहे हैं बताओ? एडेनो हाइपोफाइसिस के अंदर। आ रही है बात समझ में? और इधर देखें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर कौन कौन से याद रखने हैं बताओ? ऑक्सीटोसिन। और कौन सा याद रखना है बताओ? वेसोप्रेसिन, या इसको क्या बोलते हैं बताओ? एडीएच। क्या बोलते हैं? एडीएच। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, चलो भाई स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से।
चलो बढ़े आगे। देखो कोशिश करेंगे कि आपको ये याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। देखो अब बात पहले देखें तो एक हार्मोन है GH, और इसी का आपको नाम याद रखना है STH। क्या याद रखना है बताओ? GH या क्या याद रखना है? STH। तो इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन। और क्या बोलेंगे बताओ? सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलेंगे बताओ? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, है ना। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या GH की अपन बात करें तो पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है एक नंबर पे कि ये किससे निकल रहा है। तो बात करें ये पीयूष ग्रंथि के एडेनोहाइपोफाइसिस भाग से क्या हो रहा है बताओ? स्त्रावित हो रहा है, स्त्रावित हो रहा है। कौन सा बताओ? GH या क्या बोलते हैं? STH या क्या बोलेंगे बताओ? वृद्धिकारी हार्मोन, जो वृद्धि से संबंधित है। अब आपने सुना होगा आराम से, बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुनो कि मान के चलो मैंने लिख दिया ये GH, ठीक है। GH के साथ साथ क्या लिख दिया बताओ? STH, ठीक है। तो ये हार्मोन हो गया आपका। अब आपको ऐसा बॉक्स बना के ये ध्यान रखना है कि इससे कौन कौन से, जैसे इधर देखें तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी बताओ? बच्चों में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बताओ? चाइल्ड के अंदर। तो बच्चों में अगर मान के चलो कमी हो जाए, चलो मैं सेकंड स्लाइड पे अच्छे से इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख दूँ मैं STH या क्या लिख दूँ बताओ? GH। तो ये आपका हार्मोन हो गया। अब ये हार्मोन जो है, अगर छोटे बच्चों की बात करें, किसकी बात करें बताओ? बच्चों में। और इधर बात करें किस में बताओ? वयस्कों में। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बात कि अगर मान के चलो बच्चों के अंदर इन हार्मोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, बच्चों के अंदर इस हार्मोन की क्या हो जाए? कमी। तो अपन को पता है कि कौन सा रोग होता है? बौनापन, या ये यूँ कह सकते हैं शरीर की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। शरीर की वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी अगर मान के चलो क्या हो जाए? किसी बच्चे के अंदर, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं पहले, बच्चे के अंदर इस हार्मोन की क्या आ जाए? कमी आ जाए। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जब भी STH की क्या आ गई बताओ? कमी आ गई, तो कौन सा रोग क्या दिखाई दे? वो बच्चा कैसा हो जाएगा बताओ? बौना हो जाएगा। बौना हो जाएगा तो भाई सीधी बात है, उसकी क्या नहीं लगेगी बताओ? जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो वो फिर किस में जाते हैं बताओ? सर्कस में जाते हैं। तो सर्कस में जॉब पक्की है। अगर मान के चलो जैसे ज़्यादा क्या हो जाए? अधिकता, मैं यहाँ लिख दूँ क्या हो जाए बताओ? अधिक स्त्राव। क्या हो जाए? अधिक स्त्राव। तो शरीर कैसा हो जाता है बताओ? दानवाकार। कैसा हो जाता है? दानवाकार। जाइंटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइंटिज्म। तो ये दानवाकार अधिक स्त्राव से, तो ये भी इसकी भी इसकी जॉब तो लग जाएगी। तो जैसे अपन ने ग्रेट खली का नाम सुना ही है,
वो काय में गया था बताओ? WWE जो है अपना बॉक्सिंग के अंदर गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अधिक स्त्राव हो गया बच्चों के अंदर तो उनका शरीर कैसा हो जाता है? दानवाकार। कैसा हो जाता है? दानवाकार। जबकि अगर कमी रह गई तो वो कैसे रह जाते हैं बताओ? बौने रह जाते हैं। तो ये तो बात स्पेशल किसकी चल रही है बताओ? बच्चों की चल रही है। किसकी बात चल रही है बताओ? बच्चों की। अब अगर बच्चों के अलावा वयस्क में बात की जाए, किस में की जाए? वयस्क के अंदर बात की जाए तो वो कैसे आपको ध्यान रखनी है? वयस्क में अगर कमी आती है, वयस्क में इस हार्मोन की क्या आती है? कमी। तो एक रोग होता है, कौन सा बताओ? सिमंड रोग। कौन सा रोग होता है? सिमंड रोग। ठीक है, कौन सा रोग? सिमंड रोग। और अगर अधिकता हो जाए तो अपन को ध्यान रखना है एक्रोमेगेली। कौन सी मेगेली? एक्रोमेगेली। कुबड़ बोलते हैं, जिसमें के जो जबड़े हैं और भी हड्डियां हैं उनकी असंतुलित क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कुबड़पन, ऐसे कह सकते हैं कुबड़ा। ठीक है, सिमंड रोग। अब वापस देखो प्रश्न जब आता है ना तो अपन वहाँ पे सही करके आते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया है। पर वो पूछे अगर डीपली उसने घुमाकर पूछ लिया कि बच्चों में अगर इसकी कमी आती है तो कौन सा होता है? बौनापन आता है। अगर उसने यूँ पूछिया कि क्या बोलते हैं वयस्क के अंदर पीयूष ग्रंथि के एसटीएच या ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाए तो वहाँ बौनापन नहीं लगाना है। फिर कौन सा लगेगा बताओ? सिमंड रोग। कौन सा लगेगा? सिमंड। ये रोग क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति होता है वो इसमें भी बुढ़ापा आ जाता है। कमी तो मतलब वैसे उम्र तो उसकी कम है लेकिन पूरे चेहरे पे क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो शादी में समस्या इधर भी है और शादी में समस्या इधर भी है। ठीक है, इधर भी है। तो ये ग्रंथि अगर रूठी, अगर ये पीयूष ग्रंथि क्या हो गई? रूठ गई, तो ये मान के चलो कि भाई साहब बहुत सारी समस्याएं हैं। जॉब भी ज़रूरी नहीं है, शादी भी ज़रूरी नहीं है। समाज में लोग आजकल इतने बदमाश हैं, कुछ लोग, सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अगर किसी को शारीरिक कोई भी दिक्कत है तो उसका मजाक ज़रूर उड़ाते हैं। ठीक है, तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि होगी नहीं, हो भी सकती है भाई, टैलेंटेड लोग हैं बहुत सारे, लेकिन इस ग्रंथि का बैलेंस होना शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी है। आगे बात समझ में? तो अपन अगर इस हार्मोन की बात करें, पहला हार्मोन आपने पढ़ा किसका बताओ? पीयूष ग्रंथि का, जो किससे निकला था? एडेनो हाइपोफाइसिस से, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? नाम अभी लिखाया था, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोल देते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी बोल देते हैं, वृद्धिकारी हार्मोन। वयस्क में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सिमंड रोग। और जिसमें अपन सिमंड रोग के अंदर और भी मैं ऐड कर दूं कि क्या आ जाती हैं बताओ? झुर्रियाँ आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं बताओ? झुर्रियाँ। और इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में कुबड़पन का शिकार हो जाता है वो व्यक्ति। तो ये पॉइंट आपको पहले हार्मोन के बारे में याद रखने हैं, जो कि किससे संबंधित था बताओ? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है भाई, चलो। अब दूसरे हार्मोन की अपन बात करते हैं। दूसरा जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि का ही, एडेनो हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं। दूसरा आपने नाम सुना होगा, अरे तू भाई हट यहाँ से, GTH। क्या नाम है बताओ? GTH। इसको अपन पूरा नाम लिखें, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है बताओ? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेडो शब्द जब भी आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जनन अंगों से, जनन से संबंधित है गोनेडो, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब GTH की बात करें तो इसके बारे में देखा जाए
तो देखो एक हार्मोन कौन सा है, FSH। कौन सा है बताओ, FSH, जिसका नाम होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, क्या नाम है बताओ, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। या पुटिकाओं, फॉलिकल का मतलब क्या होता है बताओ, पुटिकाओं के निर्माण से संबंधित है। दूसरा जो हार्मोन है, सेकंड की अपन बात करें, LH। कौन सा है बताओ, LH। और इसका होता है ICSH। ठीक है, इसको ये भी बोल देते हैं। तो इसका जो नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं बताओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो GTH जो जनन से संबंधित हार्मोन है, दूसरे नंबर पे अपन जिसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। तो इसके अंदर दो प्रकार के आते हैं, अलग अलग भी पढ़ सकते हो, बाकी ये दोनों ही इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर बताओ, GTH के अंदर। पहला कौन सा है, FSH। तो ये आपको याद रखना है, पुटिका निर्माण, पुटिका निर्माण से संबंधित, ठीक है, से संबंधित। और अपन यूं भी कह सकते हैं शुक्र जनन, और क्या बात करें बताओ, अंड जनन से संबंधित। ठीक है, अंड जनन से क्या है बताओ, संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको, संबंधित। और दूसरा कौन सा है बताओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें आपको दो हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं जो कि एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से ये संबंधित हैं। एंड्रोजन और कौन सा है बताओ, प्रोजेस्टेरोन, इनसे संबंधित है ये। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि मान के चलो जब भी बात आएगी तो ये दोनों एंड्रोजन किस में होता है बताओ, मेल में, ये मेल में होता है, और ये किस में होता है, फीमेल में होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये इनसे संबंधित है, LH। तो यहाँ पे GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से निकलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस से। तो इसमें एक तो कौन सा आपका FSH, तो नाम भी याद रखना है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। पुटिका निर्माण से शुक्र जनन आ जाए, अंड जनन आ जाए, तो यही लगाना है आपको। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी, ये दोनों ही किससे संबंधित हैं बताओ, जनन से, है ना, इतना ध्यान रख लेना है। तो ये दूसरे नंबर का कौन सा हो गया, GTH। पहला कौन सा पढ़ा था, STH, या उसी को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोल रहे थे। और GH का मतलब क्या था, वृद्धि हार्मोन। ठीक है ना, अगर इन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो पुटिका निर्माण नहीं होगा, शुक्र जनन का निर्माण, अंड जनन, ये जो शुक्राणु का निर्माण है, अंड जनन है, अंडाणुओं का निर्माण है, इन चीज़ों में, इन हार्मोन के स्त्रावण में भी क्या आएगी बताओ, समस्या आएगी। क्योंकि देखो ये अंडाशय और वृषण, अपन बात टेस्टिस और ओवरी की बात करें तो उनसे संबंधित ये जो हार्मोन्स हैं, जनन हार्मोन बोल सकते हैं, नर और मादा, तो इनका कंट्रोल तो भाई कौन सी ग्रंथि कर रही है, पीयूष ग्रंथि। तो इस वजह से इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि इन पे भी समस्या आएगी अगर ये ग्रंथि का ये हार्मोन निकलना क्या हो जाए, बंद। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। चलो अब बात करें अपन कि TSH हार्मोन की, किसकी बात करें बताओ, TSH। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कौन सा है बताओ, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और
जब भी अपन इसकी बात करेंगे TSH की, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये कौन सी ग्रंथि से संबंधित है बताओ? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से संबंधित। तो पूरा जो ये कहेगा कि भाई थायराइड ग्रंथि का जो मेटाबॉलिज्म है, थायराइड ग्रंथि अपन को पता है कि हमारे शरीर के अंदर उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनका क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो मेटाबॉलिज्म को, भाई मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ाओ, है ना। अगर कौन बोलेगी पीयूष ग्रंथि, तो वो कौन से हार्मोन की सहायता से बोलेगी? TSH की सहायता। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे संबंधित होता है बताओ? थायराइड ग्रंथि से। उसके अलावा अगर बात करें, चौथे नंबर पे एक और देख लेते हैं, ACTH। क्या नाम है बताओ? ACTH। तो इसका भी नाम तुमको याद होगा, एडिनोकोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है बताओ? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ए से आप तो ये याद रख लेना, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बताओ? एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित, ठीक है। कौन सी ग्रंथि से संबंधित बताओ? एड्रिनल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। अगर कोई होशियार चंद और भी ज़्यादा बने तो आप बोल सकते हो कोर्टेक्स भाग से। कौन से बताओ? कोर्टेक्स भाग से। तो ACTH जो है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये आपकी कौन सी ग्रंथि से संबंधित है बताइएगा? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि को बोलेगा गुस्सा दिला, टेंशन दे, शांत हो जा, धड़कन बढ़ा दे, कई बार लड़ाई करा दे, तो ये सारे काम कौन करेगा बताओ? ACTH। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो TSH का मतलब थायराइड से है, ACTH का मतलब किससे है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का एड्रिनल ग्रंथि से, है ना। तो पीयूष ग्रंथि का मास्टर ऑफ ग्रंथि इसीलिए नहीं कहते कि केवल एक सब पे क्या करती है, नियंत्रण करती है, लेकिन एक पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसका पीयूष ग्रंथि नियंत्रण नहीं करती है, ठीक है। तो वो भी अपन देखेंगे, पहले आप ये नोट कीजिएगा। चलो, अब अगला हार्मोन कौन सा है? LTH, ठीक है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। देखो, जब भी साइंस के अंदर लेक्ट शब्द आ रहा है तो वो दूध से संबंधित है। तो लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। क्या बोलते हैं बताओ? लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। सही से लिख दूं इसी को? वैसे मैं राइटिंग की टेंशन लेना कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि साइंस वाला या हो के आर्ट वाला जिसको पढ़ना है, क्योंकि गांधी जी की तो यूँ बोलते बहुत ज़्यादा खराब थी, तो पढ़ तो नॉर्मल आदमी, जो वैसे इतने बड़े आदमी की खराब थी राइटिंग, तो पढ़ क्या है फिर, है ना। तो ज़्यादा राइटिंग वाइटिंग का कोई इशू नहीं होता है, आपकी समझ में आना चाहिए बस बेटर, है ना साहब। और लिखा हुआ तो सब मिल जाता है। खैर, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। ध्यान रखना है आपको इस हार्मोन के बारे में कि देखो, ये
प्रसव से पूर्व, 2 पॉइंट याद रखना है, प्रसव से पूर्व स्तनों की वृद्धि करता है। ठीक है। दूसरी बात, इसी को अपन कई बार ऐसा होता है कि इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से को तो लव हार्मोन कहते हैं, कौन से को कौन सा दूध से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है आपको, शिशु के जन्म के बाद, ठीक है, दुग्ध निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको रेगुलेट कौन करता है? लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, इसका जो फेमस नाम है वो भी याद रख लेना आप, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, और क्या बोलते हैं इसको बताओ? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दोनों नाम इसी के हैं। तो LTH ज़्यादा याद रखना है आपको, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है LTH, फिर वहाँ पे ढूंढते फिरते अपन। तो प्रसव से पूर्व स्तनों की क्या करता है? वृद्धि करता है। और शिशु के जन्म के बाद दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, दुग्ध निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये कौन सा हार्मोन हो गया आपका बताओ? LTH। कौन सा हो गया बताओ? LTH। और LTH को ही क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन। कौन सा बोलते हैं? प्रोलैक्टिन। ये ध्यान रखना है, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, LTH ये स्तनों की वृद्धि और तथा ये दुग्ध निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। यह बराबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है साहब, इसको नोट कीजिएगा फटाफट से। चलो, ये भी किससे निकलता है? एडेनोहाइपोफाइसिस से। अब बात करते हैं अगला जो है, क्रम तो आप याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हार्मोन है बताओ? MSH। कौन सा हार्मोन है? MSH। MSH की अपन बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई साहब? मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो इसका क्या है काम। हमारी जो त्वचा है, ठीक है, त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन वर्णक के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण होता है? मेलानिन वर्णक के कारण होता है। तो मेलानिन वर्णक से संबंधित कौन सा होता है? MSH। कौन सा होता है साहब? MSH। ये मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग जो हार्मोन है, इसका एंटी भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे आगे। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि MSH हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है बताओ? एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से। फाइसिस या यहाँ लिख दे, एडिनो हाइपोफाइसिस से। दूसरी बात कि जो MSH होता है, मेलेनिन वर्णक या पिगमेंट से त्वचा का रंग गहरा करता है। कैसा करता है बताओ? गहरा करता है। ये ध्यान रख लेना है आप। ठीक है, ये कैसा करता है? मेलेनिन वर्णक की मात्रा को फिर क्या करेगा बताओ? बढ़ाएगा।
इसीलिए फिर ये क्या करेगा, त्वचा के रंग को गहरा करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेलेनोसाइट जो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है MSH, वो कहाँ से निकलता है, एडेनो हाइपोफाइसिस से। वो कौन से वर्णक से संबंधित है, मेलेनिन वर्णक से। ठीक है, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा काड़ा कट्ट है ना, काड़ा कट्ट ज़्यादा ही है, तो ये मान के चलो जैसे मेरे जैसा हो कलर, तो वो भी गहरा ही है। बहुत ज़्यादा काड़ा कट्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन गोरा कट्ट भी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। तो इसमें अपन मान लें कि उस व्यक्ति के शरीर में ये ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो उसकी त्वचा का रंग क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। कौन से वर्णक के कारण बताओ, ये जो त्वचा है वो स्किन गोरी है कि काली है, वो किससे पता चलती है, मेलेनिन वर्णक की मात्रा से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो अब लास्ट पार्ट इसका जो बचा है वो देख लेते हैं। कौन सा भाग है बताओ, एडेनो हाइपोफाइसिस के बारे में आपने पढ़ लिया, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो यहाँ से ही ज़्यादातर प्रश्न बनता है। पर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो प्रकार के क्या बनते हैं, कितने हार्मोन है बताओ, दो प्रकार के हैं। इस पार्ट के अंदर कितने हैं, कितने हैं, दो। ठीक है, इन दो को देख लेते हैं अपन। पहला अगर देखें तो एक का नाम क्या है बताओ, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बताओ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है सब, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरी अगर बात करें तो मैंने लिखाया भी था आपको, क्या बोलते हैं बताओ, वेसोप्रेसन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन। और इसी का एक दूसरा नाम क्या था बताओ, ADH। ये नाम बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रख लेना। वेसोप्रेसिन को ही क्या बोलते हैं, ADH बोल देते हैं, अपन यूँ कह सकते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन बताओ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको बोला जाता है लव हार्मोन। क्या बोलते हैं बताओ, लव हार्मोन। अब लव हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये छोटे शिशु के जन्म के बाद जो दुग्ध निष्कासन की प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करता है। तो माँ का जो दूध है वो इस हार्मोन के कारण ही शिशु के लिए यूँ कह सकते हैं निष्कासित किया जाता है। तो दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को ये बढ़ाता है, तो इसको लव हार्मोन या ममता का हार्मोन, ममता, ममता बोले माँ की ममता का क्या बोलेंगे बताओ, ममता का हार्मोन भी कहते हैं। किसको बताओ, ऑक्सीटोसिन को। आपने देखा होगा गाय भैंस का कई बार जो बच्चा है वो मर जाता है, तो बाजार से ऑक्सीटोसिन एंजाइम के क्या लाए जाते हैं, वो हार्मोन के क्या लाते हैं, इंजेक्शन, और उनको लगाया जाता है। तो दुग्ध निष्कासन से ये संबंधित है। तो आपको और कौन सा पॉइंट याद रखना है कि दुग्ध निष्कासन, दुग्ध निष्कासन में सहायक। ठीक है, दुग्ध निष्कासन में क्या करता है, सहायक। और इसके अलावा आपको याद रखना है दुग्ध निष्कासन का, ये लव हार्मोन की जब भी बात आ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखें वेसोप्रेसिन में, तो यहाँ क्या याद रखना है आपको वो भी देखो। वेसोप्रेसिन की अपन बात करें तो ये प्रसव पीड़ा करता है। ठीक है, इससे ही बच्चे का क्या होता है, गर्भाशय का संकुचन वगैरह। ठीक है, वो इसी से संबंधित है। और ये मूत्र विरोधी है, मूत्र विरोधी हार्मोन। अब मूत्र विरोधी हार्मोन का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी बहुत है कि आप टॉयलेट करने ही मत जाओ खाटले में ही है ना, ऐसा नहीं है। मूत्र विरोधी का मतलब ये नहीं है कि
पेशाब करने जाना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पेशाब के साथ जो पानी की मात्रा जा रही है उसको क्या करता है, ये कम करने की कोशिश करता है, उसको अवशोषित करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एडीएच, इसके प्रश्न बताऊंगा मैं आपको कि जो एडीएच की अगर कमी आ जाए तो ये मान के चलो वो व्यक्ति बार बार टॉयलेट जाएगा, ठीक है, बार बार उसको मूत्र निष्कासन के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस हार्मोन की कमी से ही होता है। तो मूत्र विरोधी हार्मोन कह सकते हैं, ये जल अवशोषण बढ़ाता है, जल अवशोषण, ठीक है। कथन पूछ लिया जाए आपसे, जल अवशोषण क्या करता है बताओ, बढ़ाता है। जल अवशोषण क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन थे या ये जो बातें चल रही थी वो कौन सी ग्रंथि से संबंधित थी बताओ, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है ना। इससे संबंधित और भी कुछ प्रश्न बनते हैं तो उनको भी अपन देखेंगे, पर अभी जो मोस्टली ये चीज़ तो आपको हर हाल में याद होनी ही चाहिए कि भाई पीयूष ग्रंथि के कितने पार्ट होते हैं, 2 होते हैं। एक तो एडनो हाइपोफाइसिस और दूसरा कौन सा होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनके अलावा वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन तो किससे संबंधित है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से, जबकि एडनो हाइपोफाइसिस के मैंने आपको अभी लिखाए थे, वो भी अपने को याद रखने। अब यहाँ ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सुनना, एक आप देखना वीडियो इसको बराबर ढंग से, फिर आप इनको लिखना, एक बार लिखोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर याद हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये ग्रंथि जब याद हो जाती है तो फिर अन्य ग्रंथियों में ज़्यादा से ज़्यादा एक एक ही हार्मोन है, तो उनको अपन आराम से क्या कर लेते हैं, पढ़ सकते हैं या उनको ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वही सीधी सी बात है, इनको समझने के लिए अपन को थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और मैं बहुत फनी अंदाज में पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी ये समस्या है कि अभी मैं चाहता हूँ कि जितना कंटेंट आप तक पहुँच सके जल्दी से जल्दी वो पहुँच जाए। उसके बाद मौज करते करते भी पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए, हंसते हंसाते रोते हुए तो अपन को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर थोड़ा मोटिवेट करोगे तो हमें भी वीडियो वगैरह बनाने में एक सुविधा रहेगी या मन करेगा, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।